नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है? और जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो ये जो 22, 23 या 24 में जो चुनाव होने हैं, और 24 में तो खास तौर से आम चुनाव होना है, महज उन चुनावों के संदर्भ में यह बात नहीं कही जा रही है। वो इसलिए चूंकि जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है फिलहाल मौजूदा समय में, वो सिनेरियो बड़ा अलग तरीके का है और उसमें जो चीजें निकल कर आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि भाजपा जमीन पर अपनी पकड़ बड़ी मजबूत करती जा रही है और वो जो सोशल इंजीनियरिंग का खाका है उसके जरिए वो अपना आधार बहुत मजबूत कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये तमाम बातें कही क्यों जा रही हैं? ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके आधार पर इतना लंबा चौड़ा ओपनिंग कमेंट किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, 2-3 घटनाएं घटी हैं जो घटनाएं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो अभी और किसी के लिए कोई संभावना नजर नहीं आती है। घटनाएं क्या है? अभी देखिए कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। आप उनको वोट जो मिले वो देखिए, और दरअसल वो वोट ये बताते हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो बदल रही है। क्योंकि ये महज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इस लिहाज से इसे देखना भारी भूल होगी। ये असल में तय करेगा 2022 के चुनाव ही नहीं, 23 के भी चुनाव तय करेगा, 24 के भी चुनाव तय करेगा, और कई राज्यों में जैसे हरियाणा में 24 में चुनाव होने हैं और राजस्थान में 23 में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने। मैं विधानसभा चुनाव की बात आपको बता रहा हूं, आम चुनाव तो 24 में होने ही होने। उस लिहाज से आप इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को देखिए और तब आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी बड़ी घटना है। अगर आप भाजपा के उम्मीदवार रहे धनखड़ साहब, भाजपा के पास कुल 394 वोट रहे। अब आप देखिए कि उनको मिलते कितने हैं? 525 वोट, 524 वोट उनको, 527, माफ करिएगा, 527 वोट उनको हासिल होते हैं। यह अपने आप में बड़ी घटना है। अगर एनडीए का वोट जोड़ा जाए तो एनडीए के कुल 446 वोट है। वैसे 394 भाजपा के पास थे, वो जीत सकती थी। एनडीए को जोड़ा जाए तो 446 हुई, लेकिन मिले धनखड़ साहब को कितने? 527। अब आप कहेंगे कि सब तो ठीक है, इसमें आपने जो है ये कैसे जोड़ दिया कि हरियाणा में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं? तो आप देखिए, बसपा ने अभी 2 दिन पहले समर्थन किया धनखड़ साहब की उम्मीदवारी का। पश्चिम में वो जाटलैंड है और उन्होंने समर्थन करके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की समस्या बढ़ा दी। फिर आप आइए हरियाणा में, वहां भी 24 में जब आम चुनाव के बाद वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां तकरीबन 18-19% आबादी जाट समाज की है। 23 में राजस्थान में चुनाव होने हैं, धनखड़ साहब राजस्थान से ही आते हैं। तो ये तमाम समीकरण आप एक बार की देखिए किस तरीके से बैठ रहे हैं। और जब 527 सांसद पक्ष में खड़े होते हैं तब आप ये समझिए कि किस तरह से तमाम वर्जनाएं टूट रही हैं। और जो लोग भाजपा का विरोध भी कर रहे थे वो भी उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। ये खड़ा होना सिर्फ उम्मीदवार के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, इसके बड़े सियासी जो है मायने हैं। एक तो ये हुआ जो जातिगत समीकरण था, वो हमने आपको बताया। अब आप आइए राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में तो 540 या 45 के आसपास वोट मिले थे महामहिम को, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को। कितने? 540 के आसपास। यह बड़ी बात है। और आप जब स्टेट में जाइएगा तो तकरीबन 10 से 11 ऐसे स्टेट रहे जहां क्रॉस वोटिंग हुई। इसका मतलब ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग टूट कर आ रहे हैं भाजपा के पास, नहीं।
ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। असल में ये जो चाहे धनखड़ साहब हो और चाहे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हो, ये दो जो उम्मीदवार बने, इन दो उम्मीदवारों के जरिए भाजपा की अपनी एक छवि बनी और वो छवि प्रो पुअर बनी एक, और दूसरा गरीब गुरबा की बनी, तीसरा दलित जनजातीय समाज और ओबीसी, ये भाजपा के फोकस में है, ये सर्वविदित है। तो इसे लेकर जो उनका कमिटमेंट है वो भी दिखा। ये तमाम चीजें जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भाजपा जमीन पर उतार रही है, उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि फिलहाल मौजूदा स्थिति में यह कॉम्बिनेशन गड़बड़ाने की स्थिति में विपक्ष के घटक दल तो नहीं है, एक बात। दूसरा, अगर और थोड़ा सा हम आगे चलें तो आप विपक्ष में चेहरा तलाशिए, जो कि अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। चेहरा कौन है? जो चेहरा है, सबसे पहली चीज यह है कि वो बेदाग है या नहीं है। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये पूरा चुनाव जो लड़ा जा रहा है और लड़ा जाएगा वो इस बात पर कि कौन भ्रष्ट नहीं है। अभी आपने देखा होगा हालिया घटना है ये जो दिल्ली की चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस गई हो शराब वाले मामले में। अब जो कीचड़ उनके ऊपर लगे हैं उसे धुलने के लिए वो एलजी का नाम घसीट रहे हैं। और संबित पात्रा ने वाजिब सवाल खड़ा किया है कि साहब 10 महीने आपको याद नहीं था, अब याद आया। तो अब इसलिए याद आया क्योंकि सीबीआई पीछे पड़ गई और वो जो ईमानदारी वाला तगमा है वो तगमा टूटेगा। और उसी में मैं एक चीज और आपको जोड़ूं, फिर आगे चलता हूं कि ये लड़ाई दिल्ली की उस शराब नीति से अब आगे जा चुकी है। इसके जरिए दरअसल गुजरात साधने की कोशिश में है अरविंद केजरीवाल। अगर आपने उसमें जो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आपने गौर किया हो तो वो अवैध शराब के मसले को उठा रही हैं और उसके जरिए गुजरात में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। ये एक मामला है। हालांकि हम बात अभी इसकी कर रहे हैं कि चेहरा कौन बचा। तो ऐसी स्थिति में ईमानदार कौन है? अच्छा, जो ईमानदार चेहरा है और जिनका अपना सामाजिक आधार भी है वो जाति बिरादरी की वजह से, उन पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अब उनका क्या कदम होता है ये एक अलग मसला होगा। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मसला बन रहा है, खासकर ईडी के जरिए, ईडी जिस तरह से कामकाज कर रही है और उसके कामकाज को लेकर जिस तरह लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कोर्ट का, उस पर खूब अभियान चल रहा है। काले नीले पीले कपड़े पहनकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और मुखर होकर यह कहा जा रहा है कि साहब ईडी परेशान कर रही है। ये जितने मुखर होकर कह रहे हैं कि ईडी परेशान कर रही है, आप दूसरी तरफ देखिए कि पार्थ चटर्जी का भी मामला आता है जहां कमरे भरे हुए हैं पैसों से। तो ऐसी स्थिति में एक मैसेजिंग जा रही है। मैसेजिंग ये कि नहीं साहब, भाजपा ठीक कर रही है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी पैटर्न पर वो चल रही है। और देखिए इनके यहां से तो पैसे निकल रहे हैं, उनके यहां से पैसे निकल रहे हैं और ये लोग अनाहक जो है वो भाजपा और नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। ये जो यूएसपी बन रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो है मोदी की सरकार। ये यूएसपी भाजपा के लिए काम कर रही है बरक्स। और जो तमाम ईमानदार लोग खड़े हो रहे हैं जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक बाकायदे शोर शराबा कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी के बरक्स जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या समूचे विपक्ष में आप खोजते हैं जो अपने आप को दावेदार बताते हैं, उस कसौटी पर जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा करते हैं तो निर्विवाद रूप से आप आज भी रेकी कर लीजिए तो एक बात तो सब कहते हुए मिलते हैं, साहब कुछ भी हो ईमानदार तो है ही है। ये जो बड़ी चीज है और प्लस ये जो सामाजिक ताना बाना है जो जिसका हमने आपको दो जो उदाहरण दिए उसके जरिए साफ होता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर कम से कम ये तो अभी तय कर रही हैं कि
फिलहाल अभी जो चुनाव आगे होने जा रहे हैं उसमें तो कोई संभावना नहीं दिखाई देती भाजपा के अलावा किसी और की। अब बाकी राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी तो भूकंप जैसी कोई स्थिति नहीं नजर आती, इसलिए ये अभी तक तो दिखाई दे रहा है कि भाजपा के लिए ये जो रहा है ये अभी सहज है। अब बाकी कोई कांटा लेकर खड़ा हो जाए तो ये देखना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।